हूँ पटना से, जैसा ताई ने आपको इंट्रोडक्शन दिया, पर पटना से ज़्यादा मेरा महाराष्ट्र से लगाव हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे 10 सालों से हूँ। जब मेरा सर से पहली बार इंटरेक्शन हुआ था ऐसे पर्सनल 1-to-1, तो मेरे पास कोई ऐसे बड़े क्वेश्चंस नहीं थे। मेरे पास कैसे क्वेश्चंस थे, सर मुझे नींद बहुत आती है, मैं 8 से 10 घंटा सोती हूँ, मेरी पढ़ाई कैसी होगी। तो तब मुझे सर ने बताया था कि इट डजंट मैटर कि तुम सोती कितना, व्हाट मैटर्स इज व्हेन यू आर अवेक, व्हाट आर यू डूइंग देन। तो मैंने सोचा हाँ सर, मतलब ये क्वालिटी की बात है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए, कितने घंटे बैठना चाहिए। तो मैं उन सब से बस यही बोलना चाहती हूँ कि हम सबका एक अलग अलग तरीका होता है, वी आर ऑल यूनिक, राइट। तो आप किसी को कॉपी मत कीजिए, आप किसी ने कैसे पढ़ाई की है उसको फॉलो मत कीजिए, आप अपना तरीका ढूंढिए। बस व्हाट मैटर्स इज कि आप कितनी सिंसेरिटी से वो काम करती है, और वो सर ने सिखाया 100% देना किसी भी एफर्ट्स में। उसके बाद आप चाहे जीते या हारे, इट डजंट मैटर। और अभी आप लोग को पता ही होगा कि ये यूपीएससी जो है ये एक पूरी जर्नी होती है। जब मुझे बहुत ऐसा लगता था, मतलब ऐसा नहीं है कि हम थ्रू आउट इंस्पायर्ड रहते, कभी कभी बहुत लो भी फील होता है, कभी कभी लगता है कि नहीं मे बी कुछ और करना चाहिए था क्या, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब हम खुद पे डाउट करते हैं। और ऐसे समय पे सर ने बहुत मोटिवेट किया, स्पेशली जब ऐसा होता था कि मुझे सबसे अच्छा सर के लेक्चर्स कब लगते थे, जब सर कुछ चैलेंजिंग बोलते थे कि मैंने अपने ज़िले में ऐसा काम किया, ये चैलेंज लिया, इसको पूरा किया। और सर का एक पर्टिकुलर वर्ड मुझे याद है, खंडित, वो मुझे इतना अच्छा लगता था, मुझे वो सुन के ऐसा लगता कि नहीं मुझे भी सर के जैसा काम करना है, मुझे भी सबसे टक्कर लेनी है। तो दोज वर द मोमेंट्स जब इट यूज्ड टू बी लाइक अ साइन वेव, नीचे से ऊपर ऐसे आना। और फिर मेरे मॉम डैड जो मुझसे इतना दूर थे शुरू से ही, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 6 इयर्स से, जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब से मैं हॉस्टल में थी। तो मेरी एजुकेशन के लिए मेरे मम्मी पापा ने इतना इन्वेस्टमेंट किया। अभी मैं बोलूँगी कि ऐसे बैंक बैलेंस देखा जाए तो हमारे पास शायद कुछ ना हो, लेकिन मेरे में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे अभी लगता है कि जो मैं यहाँ पे पहुँच के आपसे बात कर रही हूँ उनमें सबका हाथ है। और मेरी मम्मी पापा जिन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि इसको क्या देना है और हमें क्या देना है, कभी ऐसा नहीं सोच के मेरी पढ़ाई में उन्होंने हमेशा साथ दिया है। और यूपीएससी भी ऐसी चीज़ है कि बहुत कभी कभी लगता है कि रिस्की हो सकता है, मे बी क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये जो इतना लंबा प्रोसेस है उसमें बहुत लोग सवाल पूछेंगे कि क्या कर रही है आपकी बेटी, कुछ हुआ क्या, ऐसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी अब क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत ऑब्वियस है क्वेश्चन भी आ जाता है, शादी कब करेगी। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे सुनने में लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन जब वो पेरेंट्स और फैमिली को फेस करना पड़ता है तब लगता है कि ये बहुत हिम्मत चाहिए इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। तो उसके लिए मैं अपनी मॉम डैड और उनको इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वो जो ग्रैटिट्यूड है वो मतलब जितना भी बोले वो कम होता है। तो अभी मैं जितना भी आप लोग को थैंक यू बोलूँ सबको, आप सभी जो यहाँ पे है और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है, वो बहुत ही कम होगा। तो ऐसा जब मेरे को लो फील होता था मैं अपनी मम्मी से बोलती थी कि मम्मी इतने दिनों बाद अभी क्या होगा, इतना टाइम लग गया है। तो मॉम बोलती थी कि तुम ये मत सोचो कि कितना टाइम लग रहा है, तुम बस ये सोचो कि ये जो प्रोसेस है उसके बाद जब तुम इससे बाहर निकलती हो, तुम जब उससे निखर के बाहर आती हो तो उसका जो ग्लो रहता है तुम्हारे चेहरे पे वो एकदम अलग होता है। और वो सिर्फ जो इस प्रोसेस के थ्रू गया है सिर्फ वही फील कर सकता है। और मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग सब भी अभी यूपीएससी के प्रिपरेशन पे किसी ना किसी स्टेज पे होंगे या अभी उसमें प्रिपेयर होने का निर्णय लेंगे। और जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जब आप भी स्टेज पे आके सर के साथ बैठेंगे या ताई के साथ बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ जो मैंने इतने साल इसमें लगाए या कुछ महीने लगाए वरुण के जैसे, वो कितना लाइफ चेंजिंग होता है। उसके मैं आपको कुछ प्रसंग बताना चाहती हूँ कि मुझे कब ऐसा फील होता था कि यूपीएससी क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ऋषिकेश ने बताया कि ये द प्रोसेस ऑफ सीकिंग नॉलेज। जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूँ, मुझे साइंस भी अच्छा लगता है, आर्ट्स भी अच्छा लगता है और पता नहीं क्या क्या, कभी कभी ऐसे क्या नासा जाना ये जाना है, वो बचपन तक होता ही था सबका सपना, डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है जिससे मुझे इतनी ज़्यादा वैरायटी मिले, मुझे सब कुछ पढ़ने को मिल जाए। तो यूपीएससी का जब सिलेबस, ऑफकोर्स बचपन में तो नहीं देखा था मैंने, 2011 में देखा, लेकिन मुझे वो नॉलेज का जो हंगर था वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आके चाणक्य मंडल में परिवार
सर के थ्रू मिला। और सर जब लेक्चर्स लेते थे तो मुझे लगता था सर आपने ऐसी इतनी सारी बुक्स कैसे पढ़ ली, मतलब इतना इंस्पिरेशन था सर के थ्रू। और यही प्रोसेस यूपीएससी का भी है कि आपको इतना कुछ पढ़ने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि उससे आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल एनरिच हो जाती है, सभी से आप अलग हो जाते हैं। तो ये मैं इंस्पिरेशन की बात कर रही थी। तो बहुत बार मैंने ऐसे रास्ते पे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो ऐसे कभी बहुत एल्डरली लोग हैं जो मुझसे आके बोलेंगे प्लीज़ पैसे दे दो। तो ऐसे देख के लगता था कि क्या हुआ है, इनके भी तो बच्चे होंगे, इनके भी तो कितने सारे रिलेटिव्स होंगे, फिर अभी ये ऐसे रास्ते में क्यों है। फिर कुछ बच्चे आके ऐसे आपको सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि वो आके पैसे मांगते हैं। फिर कुछ ऐसे छोटे बच्चे जिनको अभी स्कूल में होना चाहिए, सुनने में आप सबको शायद बहुत ही कॉमन लगे, लेकिन जब आप उनकी आंखों में देखते तब आपको लगता है कि ठीक है आज मैं इसको 10 रुपये दे दूंगी, आज मैं इसको खाना दे दूंगी, बट इन द लॉन्ग टर्म मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। जब तक मेरे हाथ में, अभी मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगी कि पावर, लेकिन आपको पता है कि जब तक अपने हाथ में कुछ सॉलिड नहीं हो, जब तक आप इस काबिल नहीं बन जाते कि लोग आपकी बात आके सुने, तब तक आप इन लोगों के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ये सब सोच के मैं सोचा कि एक यूपीएससी ही एक जरिया है जिसके थ्रू मैं कर सकती हूँ। और जब हम सर के एग्जाम्पल सुनते थे कि उन्होंने किस तरह से लोगों के लाइफ में चेंज लाए, छोटी छोटी चीज़ें, और यहाँ पे सबसे रेलेवेंट चीज़ क्या है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यूपीएससी में जो GS4 का पेपर हुआ है वो सिर्फ चाणक्य मंडल परिवार के लोगों के लिए हुआ है। जब ये GS4 एथिक्स एंड इंटेग्रिटी, जब ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था तब सर ने एक बात बोली थी कि आपको तो अभी कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सब प्रिपेयर ही करते आ रहे हैं। मतलब चाणक्य मंडल परिवार का जो फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल्स है, वो ही सब एथिक्स एंड इंटेग्रिटी पे बेस्ड है। और ये सब बोलने वाली बातें नहीं है, लेकिन फ्रॉम डिसिप्लिन, पूर्णताई जो डिसिप्लिन से पूरा चाणक्य मंडल परिवार चलाती है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। मैं नहीं बोलूँगी, मतलब ताई इतने एफिशिएंसी से और इतने स्ट्रिक्टनेस से चलाती है, मुझे भी उनसे बहुत डर लगता है कभी कभी। तो उन सबको, मतलब हमारे आंखों के सामने इतने बड़े लोग हैं, और जब सब बोलते हैं कि रोल मॉडल क्या होता है तुम्हारा, तो ऐसे कोई बुक्स में पढ़े हुए लोग हमारे रोल मॉडल्स नहीं बन सकते, क्योंकि उनको हमने रोज़ की ज़िंदगी में नहीं देखा है। रोल मॉडल्स ऐसे सर और ताई जैसे होते हैं जिनको हम छोटी छोटी बातों में देखते हैं, और तब हमें समझ में आता है कि सबकी कमज़ोरियाँ और सबकी स्ट्रेंथ्स देख के हमें समझ में आता है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग सर जो है वो क्या है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट इंस्पिरेशन था मेरे लिए। और मेरी मम्मी, जिन्होंने, मतलब ऐसा मुझे बहुत लोग पूछते थे कि तुम शुरू से हॉस्टल में हो तो तुम्हारे मॉम डैड के तुमसे प्यार नहीं करते। मैंने बोलता मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा प्यार करते, मे बी इसीलिए उन्होंने हिम्मत करके मुझे हॉस्टल में रखा हुआ है, ताकि मैं पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बन जाऊँ। और आज जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने ही दिन मेरे मम्मी डैडी ने मेरे लिए दिल पे पत्थर रख के उन्होंने बोला होगा कि नहीं तुम पढ़ाई करो, तुम मत आओ, मेरे को कभी देखने नहीं दिया कि उनको कैसा लग रहा है। तो मुझे लगता है ये सब उसका एक आउटकम है। ये जो सब अभी मिला है, यहाँ पे आके आपसे बोलने का मौका मिला है, ये सब उनके ही इनपुट्स थे और बहुत जनों के इनपुट्स थे। बीच बीच में मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ कि जब मैं डीमोटिवेट हो जाती थी तो मैं कुछ ऐसी टिपिकल चीज़ें देखती थी या कुछ टिपिकल चीज़ें सुनती थी जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। उसमें से एक था, आप सोचेंगे कि आई एम वेरी ग्रीडी, बट जब भी मुझे ऐसा लगता था मुझे नहीं अभी अच्छा नहीं लगा, मैं सर के पास जाती थी, मैं सर को बोलती थी सर प्लीज़ मुझसे 5 मिनट बात कीजिए। और कुछ मतलब एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि सर के मुँह से कुछ ऐसा सुनने को मिले कि पूरा खून खौल उठे। और सर ने कभी, सर को इतने ईजिली अवेलेबल होते थे सर, इन स्पाइट ऑफ उनका कितना बिजी शेड्यूल होता था। मैं सर को बोलती थी सर मैं आऊँ, सर बोलते या कम। और जो सिंप्लिसिटी और मुझे अभी उनकी आवाज़ ऐसे सुनाई दे रही है और उनके बोल सुनाई दे रहे हैं कि या कम एंड मीट मी। और मैं सर के पास जाती थी और सर बोलते थे कि उदिता तुम सोचो ना सोचो, कुछ करो ना करो, लेकिन आई एम कन्विंस्ड। और मुझे ऐसा लगता था कि बाप रे, इतने बड़े इंसान मुझे बोल रहे कि आई एम कन्विंस्ड, तो कुछ तो बात होगी मुझ में, तो मैं कुछ करके दिखाती हूँ सर को। और इसके अलावा भी सर से जो इंटरेक्शन था उसकी वजह से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। और मेरी मॉम ने भी एक बार मुझे ये लिख के दिया था कि एक फार्मूला दिया था 4 Ds and 2 Fs। तो वो 4 Ds क्या थे? डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन।
और दूसरा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेथ इन माई सेल्फ एंड फेथ इन गॉड, बिकॉज ये जो पूरे प्रोसेस में है उसमें फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि खुद पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे आपकी लाइफ में स्टेजेस आएंगे जब आपको डिफिकल्ट चॉइसेस करने पड़ेंगे, यू नो, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो मैं बस आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जब मेरा बीएससी के बाद एमएससी में सिलेक्शन हुआ था तो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस में हो गया था, पर मुझे यहाँ पे रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, छोड़ दूँ। मैंने अपनी मैम को बताया, जो मेरी कॉलेज की मैम थी, उन्होंने बोला उदिता ऐसे मत करो, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो। मैंने सोचा कि चलो लेके देखते हैं। उसके बाद भी जब एमएससी के बाद मैंने पीएचडी की एग्ज़ाम दी थी, उसमें एडमिशन हुआ था, तब मैंने सोचा कि क्या करूँ, अभी थोड़ा डाइसी तो है, लेकिन हिम्मत लेके उस टाइम मैंने चूज़ किया यूपीएससी को। और एट द एंड ऑफ इट आई एम हैप्पी कि हो गया सिलेक्शन। लेकिन अगर नहीं भी होता तो जैसे मैंने आपको बताया वो जो प्रोसेस था उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिलता। पढ़ाई का जो प्रोसेस था, मैंने आपको पहले ही बताया कि सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने चाणक्य मंडल परिवार में 2009 में प्रिपरेटरी कोर्स किया था। तब मैं मुझे इतनी तब मराठी भी नहीं समझ में आती थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ लेती थी, लेकिन सर को मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं सर मुझे बोलते थे ये सुदिता, तो मुझे ऐसा लगता अरे वाह सर ने मुझे क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। उसके बाद मैंने 2011 में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो ज्वाइन किया, लेकिन सच में जो पढ़ाई शुरू की वो थी ऐसे पढ़ाई किसी एक मोमेंट पे शुरू नहीं होती, सच बात है, लेकिन वो जो कॉन्शियसली बुक खोल के अभी ठीक है कुछ तो सिलेबस का पढ़ना पड़ेगा, वो 2012 में जब अभ्यास महोत्सव हुआ उसके बाद से एकदम सडन हाँ ओके अभी करना है, क्योंकि वो जो पूरा रूटीन रहता था अभ्यास महोत्सव का, सुबह से उठ के दोपहर का लंच, शाम तक हम लेक्चर सुनते थे, तो वो पूरा एक इतना इंस्पायरिंग फेज होता है कि आई थिंक बहुत लोग ऐसे उसके बाद से बहुत पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप अभी से पढ़ाई नहीं करें, ठीक है, नो रॉन्ग एडवाइसेस ओवर हियर। मैं क्या इतना आई एम अ बिट इमोशनल ऑल्सो, बट ओवर हियर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पढ़ाई की चीज़, ये जो पढ़ाई का प्रोसेस था वो एक आइसोलेशन में प्रोसेस नहीं था, उसके लिए बहुत कुछ मैटर करता है। सिंपल थिंग्स लाइक गुड फूड, गुड प्लेस टू स्टडी एंड एवरीथिंग, राइट एनवायरनमेंट। तो उसके लिए अभी हम लोग जब दिल्ली में गए थे वहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी देखा है बहुत सारे, तो आप जब दूसरे जगहों पे जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, क्लासरूम लगता है, राइट। और यहाँ पे भी मैंने अपने कुछ दोस्तों को देखा था जो ऐसे स्टडी रूम में पढ़ते थे, तो मुझे ऐसे उन पर बहुत दया आती थी कि बेचारे स्टडी रूम के लिए इधर उधर भाग रहे हैं कि नहीं हमें स्टडी रूम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। और मुझे इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन आई यूज्ड टू फील सो लकी कि मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि ताई और सर ने कभी हमें रोका नहीं, आप प्रीलिम्स हो नहीं हो, कब आओ, कौन से स्टेज पे हो, चाणक्य मंडल परिवार का जो वास्तु थी वो हमेशा हमारे लिए खुली रहती थी। और वहाँ का एक पर्टिकुलर कक्ष है, शेतकरी कक्ष, जो मेरे लिए वो इतना सेंटिमेंटल जगह है कि मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था बाप रे, इन्हीं दीवारों पे कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, कितनी पढ़ाई की है यहाँ पे, सुबह शाम कितना डेडिकेशन से जो भी किया है। तो मैं उसके लिए मैंने एक पोएम लिखी थी, हिंदी में है और थोड़ी अटपटी सी भी आपको लगे शायद, तो मैं वो पोएम पढ़ना चाहूँगी। एंड आई एम नॉट अ वेरी गुड पोएट, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। स्कूल की क्लासरूमों से, कॉलेज की बिल्डिंग से जितना प्यार किया, उससे बढ़कर इससे जुड़ा है हमारा नाता। यहाँ जब मैंने पहली बार कदम रखा तब कहाँ पता था कि एक दिन यही जगह एक दूसरा घर बन जाएगी, जिंदगी को एक ऐसा मोड़ देगी, जिंदगी की पाठशाला के कुछ सबसे अहम सबक यही मिलेंगे, उसे जीने की ढांचे यही तैयार होंगे। सभी मौसम देखे हैं यहाँ पे, कभी खुशियों के पल तो कभी उनके इंतजार में, सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आगे, पीछे छूट भी जाएं तो फिर से हौसलों को बुलंद करने वापस भी आ जाते हैं यहीं। जब सब अपने किताबों में घुसकर आने वाले पलों के बुलंद सपने देखते हैं तो ये दीवारें भी उनका साथ निभाती हैं, जैसे गा रही हो ये हौसला कैसे रुके। और सभी अपने आशियाओं से दूर होकर भी पास रहते हैं, जाने पहचाने से चेहरे जैसे एक दिलासा देते हो। हम हैं ना कुछ पल ही सही, मगर सफर में साथ तो चले
लेंगे। और इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों में और यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए, यही हम सफ़र थे इस जर्नी में, जिन्होंने जब भी डाउन फील हुआ उन्होंने बोला कि नहीं तुम कर सकते हो। न जाने कितने दिन काटे हैं यहाँ, सुबह के उगते हुए सूरज से ढलते हुए शाम तक, सुबह की पहली किरण और रात की चांदनी दोनों ही देखे हैं यहाँ। पंछियों की चहचहाहट ही सबकी चुप्पी का साथ निभाती थी, मानो बोल रही हो जैसे तुम भी अपने पंख फैला के उड़ो आसमां में एक दिन, अभी उसी की नींव तैयार कर लो। जब भी खुद को अकेला पाया यहीं पे आके पनाह ली। तो एट द एंड ऑफ इट मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें इंटेलेक्चुअल इनपुट जितने लगते हैं, मुझे लगता है उतना इमोशनल सपोर्ट भी सबका लगता है। और अभी मैं सिर्फ सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सर को, टाई को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके बोलने का मौका दिया, और मेरे सभी दोस्त जिन्होंने मेरा साथ निभाया। और मेरे सबसे बड़ा प्रणाम मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, जिन्होंने थ्रू आउट सिर्फ मुझे ही एक इन्वेस्टमेंट समझ के मुझ में इन्वेस्टमेंट किया और कहीं सेविंग्स अकाउंट्स और कुछ ऐसे नहीं किया। थैंक यू सो मच।